गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट चैप्टर के इस वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। सॉलिड स्टेट का वीडियो जो है मैं सिलसिलेवार ढंग से बना रहा हूँ आपके लिए, और इस तरह से बना रहा हूँ, इतना आसान तरीका है समझाने का कि आप सब लोग बड़े आसानी से उसको समझ पाए, सीख पाए। पहले भी मैंने बताया था, लेक्चर जब वीडियो बनाना शुरू किया था इस चैप्टर का, उस समय भी आपको बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। इसलिए पहले ही से सावधान होकर हम अगर पढ़ें, पहले से सावधानी बरतें इस चैप्टर को पढ़ने में, तो वो मुश्किल जो है वो आसानी में बदल जाएगी। तो मैंने आपको अभी तक इस चैप्टर में सॉलिड का इंट्रोडक्शन बता दिया हुआ है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड कितने तरह के होते हैं, सॉलिड के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, डिफरेंट बेसिस पर हम सॉलिड को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी बात हम लोग समझ चुके हैं। और ये भी कहा था कि जब हम लोग सॉलिड को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो उसमें एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर उसके बाद एक और बेसिस आया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन में कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है, बहुत तरह के सॉलिड्स आए थे। और उसके बाद मैंने इसमें जो बड़ा मेन टॉपिक था एक कि स्पेस लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, और उन सबों से निचोड़ निकाला कि यूनिट सेल क्या होता है, वगैरह वगैरह जो कंसेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी हम लोग डेवलप कर चुके हैं, वो समझ चुके हैं। सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल के जो टाइप्स होते हैं, ये यूनिट सेल के टाइप्स भी हम लोग देख चुके हैं। और उसमें ये समझा था कि मैथमेटिशियन एक हुआ करते थे ब्रेवियस, उन्होंने इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस पर 14 डिफरेंट टाइप के लैटिस सिस्टम उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया, और उन सबों को ब्रेवियस लैटिस के नाम से जानते हैं। ब्रेवियस लैटिस जो 14 तरह के हुए, उसमें से 7 प्रिमिटिव और 7 सेंटर्ड यूनिट सेल थे। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। और उसमें से जो सबसे सिमेट्रिक यूनिट सेल था वो यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल है, और सबसे अनसिमेट्रिक यूनिट सेल वो ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल है। तो सबसे जो सिमेट्रिक यूनिट सेल था उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना था। और उसमें मैंने आपको समझाया था कि उसमें प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, और फेस सेंटर्ड होता है। और उन सबों में नंबर ऑफ़ आइटम्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको मैंने एक मॉडल की मदद से, वो जो थर्मोकॉल का मैंने क्यूब काटा था और उस क्यूब की मदद से आपको समझा दिया था कि कॉर्नर के आइटम्स जो 1/8 पार्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, फेस के आइटम्स 1/2 पार्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, बॉडी के आइटम पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल के लिए होता है। तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल पहचाने, और उन यूनिट सेल में नंबर ऑफ़ आइटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सिखाया। और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि हमको अगर पोजीशन पता हो आइटम्स का कि वो यूनिट सेल में कहाँ कहाँ है, तो हम उसके बेसिस पर किसी भी सॉलिड का फार्मूला डिसाइड कर सकते हैं। और वो फार्मूला निकालना हमने सिखा दिया था, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ पे हमने फार्मूला निकालना सिखाया था आपको। आज बड़ा ही अहम टॉपिक है पैकिंग इन सॉलिड। आपको बता दूं कि ये चैप्टर इसी टॉपिक के लिए बदनाम होता है। ये बड़ा कंसेप्चुअल, बड़ा मज़ेदार है। अगर समझ में आ जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने का। तो ये बड़ा ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, पैकिंग इन सॉलिड। हम कैसे पैक करते हैं, आपको बताया कि सॉलिड में बड़ी क्लोज पैकिंग होती है। तो वो क्लोज पैकिंग कैसे होती है, वो क्लोज पैकिंग में क्या स्पेशलिटी होती है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें कि पैकिंग कैसे होती है। तो पैकिंग के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि सॉलिड में, इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड there is close packing of
द कंस्टिट्यूएंट्स का बड़ा ही क्लोज पैकिंग होता है। और आपको मैंने समझाया है कि जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो हो सकता है कि वो एटम्स हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल हो, और या तो हो सकता है कि वो आयंस हो। यही तो कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने कहा था। इतने सारे डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट्स की परिकल्पना हम अपने मन में रखते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। तो हमको पैकिंग किसकी करनी है? इन्हीं कंस्टिट्यूएंट्स की करनी है। तो इनकी पैकिंग करने के लिए हम पहले इनको क्या माने, इनको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करें, इसके बारे में कहता है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, टू शो द पैकिंग इन सॉलिड, द constituents are represented by a solid hard sphere। हम कंस्टिट्यूएंट्स को सॉलिड हार्ड स्फीयर से रिप्रेजेंट करते। जरा समझिए, ये जो है ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और ये कंस्टिट्यूएंट्स हो सकता है कि ये एटम हो सकता है कि यह कोई मॉलिक्यूल हो, और हो सकता है कि यह कोई आयन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड हार्ड स्फीयर से। और पैकिंग का मतलब यही हुआ, प्लेसमेंट ऑफ these spheres side by side in all the directions। हम सभी डायरेक्शंस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे के अगल बगल में हम सटा कर इन सारे स्फेयर्स को रख देंगे। दैट विल बी द पैकिंग। पैकिंग का मतलब ऐसे आप समझिए ना, आप कहीं अगर यात्रा पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो अपने कपड़े ले जाते हैं ना, सूटकेस में बंद करके, बैग में बंद करके पैकिंग करते हैं। कहीं जाना है कल, तो आज से पैकिंग शुरू हो गई, 5 दिन पहले से पैकिंग शुरू हो गई। तो पैकिंग शुरू करने का क्या मतलब हुआ? तो पहले जिस्ट समझिए, कहना क्या चाहते हैं कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो कोई एक छोटा सा बैग ले जाना चाहते हैं, लगेज जितना कम से कम हो, छोटा से छोटा हो, तो उसमें हम मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम अपने बैग में चाहते हैं कि संभालें, उसमें रख लें और उसमें एडजस्ट कर लें। तो पैकिंग यहाँ भी सॉलिड में वही करना है। हमको जो स्पेस अवेलेबल है उसमें से मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन हम करना चाहते हैं, और उसके लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक वही है कि हम कैसे पैकिंग करें ताकि मैक्सिमम स्पेस हम ऑक्यूपाई कर ले, मैक्सिमम स्पेस का हम यूटिलाइजेशन कर ले। ये बातें हम करना चाहते हैं। तो उसको करने के लिए मैंने आपको ये कहा कि अगर हम पैकिंग करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको एक दूसरे को आसपास में सटा के रख देना है, और वो 3 डायमेंशनल स्पेस में रख देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कवर हो जाए। तो अब हम इन्हीं को सजाना चाहते हैं, तो सजाने को हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशन का मतलब हुआ जिसमें केवल लेंथ हो। पैकिंग हैविंग ओनली लेंथ, जिसमें केवल लेंथ हो। आप समझ रहे हैं, 1 डायमेंशन का मतलब केवल एक डायमेंशन होगा, लेंथ, उसमें विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है। तो इसमें कहता है कि अगर इफ मेनी
कंस्टिट्यूएंट्स, अगर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड इन लीनियर मैनर, अगर हम उसको लीनियर मैनर में सजा दें तो हम लोगों को मिलेगा वी गेट वन डायमेंशनल पैकिंग, हमको वन डायमेंशनल पैकिंग मिल जाएगी। ये वन डायमेंशनल पैकिंग हमको देगा। अगर हम बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स को एक दूसरे के अगल बगल में आजू बाजू में सजा दें तो हमको मिलेगा वन डायमेंशनल पैकिंग। तो देखिए हम सजाते हैं, बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास, तो हमने इसको सजाया, लीनियर मैनर में सजाया, ठीक है, सजा दिया। तो इसमें से हम किसी एक एटम को रंग देते हैं, जिस एटम को हमने रंगा है उससे सटा हुआ कितना एटम है, देख लीजिए 2 एटम्स हैं। तो इस पैकिंग में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ। तो कहते हैं कि द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए particular atom in this पैकिंग। तो दिख रहा है आपको, कोई भी एक एटम ले लीजिए, उसके सबसे नियरेस्ट नेबर्स जो है वो 2 है, और इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस पैकिंग में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ एटम का, 2। अब इसमें देखिए दोनों कोऑर्डिनेटिंग एटम्स को मैं मिला देता हूं, इनको मिलाने से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसलिए इस पैकिंग का नाम हुआ लीनियर पैकिंग। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज लीनियर पैकिंग आल्सो। यह लीनियर पैकिंग भी कहलाता है, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेटिंग एटम्स को मिलाने से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला है। अब ये जो वन डायमेंशनल पैकिंग है, ये गैप जो बच गया इसको कहा जाता है डिप्रेशंस। याद रखिएगा, हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिप्रेशंस। ये डिप्रेशन हुआ तो इसको हम कहते हैं लीनियर पैकिंग। ये स्ट्रेट लाइन में हमने अरेंज कर दिया है। अब 2 डायमेंशनल पैकिंग की बात कीजिए। 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल का मतलब हुआ एक ऐसा पैकिंग जिसमें लेंथ भी हो और विड्थ भी हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। तो पैकिंग having the length and width both, उसको कहेंगे 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे पास जो 1 डायमेंशनल लेयर्स हैं उन्हीं को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें हम प्लेन में, तो वो कहलाएगा 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो हम कह सकते हैं कि मेनी 1 डायमेंशनल लेयर्स आर प्लेस्ड one above another to get 2 डायमेंशनल पैकिंग। हमको 2 डायमेंशनल पैकिंग पाना है तो 1 डायमेंशनल लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर सजा देना है, और उनको सजाने के बाद निश्चित रूप से 2 डायमेंशनल हमको पैकिंग मिल जाएगी। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग पाने का हमारे पास यही एक तरीका है
तो यहाँ भी जो वन डायमेंशनल लेयर्स को हम सजाने वाले हैं तो उसका हमारे पास दो वेज हैं। हम उन दोनों वेज को यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि वो दो तरीके क्या हैं जिससे हम टू डायमेंशनल पैकिंग पा सकते हैं और उसकी खासियत क्या होगी, ये अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। वो जो टू डायमेंशनल पैकिंग है उसको समझना है, क्योंकि ये सब बेसिस है 3 डायमेंशनल। असल में हम लोग को पढ़ना है 3 डायमेंशनल पैकिंग, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हम 1 डायमेंशनल से ही शुरू करते हैं ताकि आप सारी बातों को समझने लगे। तो हमने अभी आपको ये कहा कि 2 डायमेंशनल पैकिंग करने के लिए 1 डायमेंशनल जो लेयर्स हैं हमारे पास, उन सारे लेयर्स को हम एक दूसरे के ऊपर सजाना चाहते हैं। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग करना है हमको इन लेयर्स की मदद से, इन लेयर्स की मदद से हमको 2 डायमेंशनल पैकिंग करना है। ये है 1 डायमेंशनल लेयर्स, 1 डायमेंशनल लेयर्स। इसी को हम एक दूसरे के ऊपर सजाना चाहते हैं और मैंने कहा कि 2 वेज हैं हमारे पास। पहला वे 1 कहता है कि सेकेंड लेयर इज placed over first layer so that the atoms of second layer lies just above the atoms of first layer। इसको जरा समझिए। मैंने कहा एंड सो ऑन, इसको मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। कहता है कि एटम्स को ऐसे सजाना है कि दूसरे लेयर का एटम पहले लेयर के एटम के ठीक ऊपर पड़े। एटम्स को, लेयर्स को ऐसे सजाना है कि दूसरे लेयर का एटम पहले लेयर के ठीक ऊपर पड़े। तो यह लेयर 1 है, यह लेयर 1, यह लेयर 2, यह लेयर 3, ये सारे के सारे अलग अलग लेयर्स हैं। तो देखिए मैंने इसको ऐसे सजाया है कि दूसरे लेयर का आइटम पहले लेयर के जस्ट ऊपर पड़ा है, दूसरे लेयर का आइटम इसके ऊपर पड़ा है, वैसे ही तीसरे लेयर का आइटम दूसरे के ऊपर पड़ा है। तो इस तरह से सारे के सारे लेयर्स जो होंगे वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो अगर यह ए है तो यह भी लेयर ए होगा और यह भी लेयर ए होगा और यह पैकिंग कहलाएगा। इन दिस वे all the layers are identical, सारे के सारे लेयर्स आइडेंटिकल हो जाएंगे एंड सो इट इज ए टाइप पैकिंग। हम इसका नाम रखने वाले हैं ए टाइप पैकिंग। इस पैकिंग का नाम रख दिया है ए टाइप पैकिंग। अब इसमें देखिए किसी एक एटम को आप पहचान लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए। इसको मैंने रंग दिया है, मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो इससे सटा हुआ कितना एटम है, देखिए 2 3 4, ये 4 एटम्स इससे सटे हुए हैं। तो इस पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स
4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। चूंकि इन सारे कोऑर्डिनेटिंग आइटम्स के सेंटर को मिलाने से एक स्क्वायर मिला है, देखिए तो ये स्क्वायर है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्क्वायर पैकिंग। मैं यही लिख देता हूं स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग क्यों? क्योंकि सभी कोऑर्डिनेटिंग आइटम्स को मिलाने से हमको एक स्क्वायर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है स्क्वायर पैकिंग। अब इसमें जो खाली जगह बच गया, देखो ये जो बच गया खाली जगह, वैकेंट स्पेस, इसी का नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसी को हम लोग वॉइड कहते हैं, वॉइड। और यह जो वॉइड है, आप देख लो कि अगर इस वॉइड का ज्योमेट्री जानना चाहोगे तो ये स्क्वायर वॉइड बना है। इसमें जो वॉइड बना है वह स्क्वायर वॉइड बना है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इससे 4 एटम्स सटे हुए हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, और हम लोग इसको स्क्वायर पैकिंग के नाम से जानते हैं। आपको ये बता दूं मैं, अच्छा ये बाद में बताऊंगा, एक और पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करनी है मुझे, वे टू। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि सेकेंड लेयर is placed over first layer so that atoms of second layer lie in the depressions। किस में पड़ेगा? डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में पड़े। हम सेकेंड लेयर को ऐसे रखेंगे कि उसका एटम फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में पड़े। मैंने आपको डिप्रेशन दिखाया था, फर्स्ट लेयर में एक लेयर जो बनाए थे 1 डायमेंशनल, उसमें डिप्रेशन किसको कहते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया था। आप देख लो, वही डिप्रेशन में हमने एटम को रखा है, और इस तरह से जो एटम को रख रहे हैं इसको और भी जस्टिफाई करेंगे और भी एक्सप्लेन करते हैं। इसको हमने इसको रखा, तो देखिए हम इसको कह रहे हैं कि यह लेयर 1 है, यह लेयर 2 है और यह लेयर 3 है। तो देखो, अगर यह लेयर A है, तो ये तो उसके एकदम डिफरेंट है, तो इसको हम B कह देते हैं। लेकिन तीसरा लेयर जो होगा वो निश्चित पहले के जैसा होगा। हम ये कह सकते हैं इन दिस वे थर्ड लेयर will be identical to the first layer, and this packing is AB, फिर AB टाइप पैकिंग। इस पैकिंग का नाम रख दिया AB टाइप पैकिंग, क्योंकि इसमें तीसरा लेयर जो होगा वो पहले लेयर के आइडेंटिकल होगा, तीसरा लेयर, फिर दूसरा लेयर डिफरेंट होगा, फिर चौथा लेयर जो होगा दूसरे लेयर के जैसा होगा। तो इस तरह से ये AB टाइप पैकिंग हमको मिल गया। अब कहता है इसमें किसी एक एटम को आप रंग दो, जिस एटम के बारे में आपको बात करनी है उस एटम को मैंने रंग दिया। अब इस एटम से सटा हुआ कितना एटम है देख लो, 3, 4, 5, 6 एटम्स हैं। इसका मतलब इस पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ?
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम 6, और उन सारे कोऑर्डिनेटिंग एटम्स को मैं मिला देता हूँ। इसको मैंने मिला दिया और इसको मिलाने से हमको मिलता क्या है, देखिए तो मिला, तो इससे हमको क्या मिला, हेक्सागोन, हेक्सागोन मिला। तो इसलिए इस पैकिंग का नाम हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम इस पैकिंग का नाम रख दे रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग एटम्स को मिलाने से हमको एक हेक्सागोन मिल रहा है, इसलिए इस पैकिंग का नाम हमने रखा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी जो खाली जगह है हम इसको कहते हैं वॉइड्स, इंटरस्टिशियल स्पेस चाहे वॉइड्स। और यह जो वॉइड है वो ट्रायंगुलर वॉइड है, देख लीजिए यह ट्रायंगुलर वॉइड मिला है हमको, और ये वॉइड ट्रायंगुलर है। इसमें कहता है कि इस तरीके से जब आप पैकिंग करते हैं टोटल 52% ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड, मतलब इस तरह से अगर पैकिंग करते हैं तो 52% स्पेस जो है वो भर जाएगा। और इस पैकिंग में, इन दिस पैकिंग टोटल 74% ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड। और इस तरह से हमको दोनों में कंपेयर करने से हमको ये पता चला, देखने से भी पता चल रहा है कि इसमें जो स्पेस खाली रह गया है वो ज़्यादा है और इसमें जो स्पेस खाली रह गया वो बहुत कम है। इसका मतलब इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा हुई, इसकी इफिशिएंसी कम हुई, मतलब कि इसमें ज़्यादा स्पेस कवर अप हो रहा है, ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज हो रहा है, इसमें कम स्पेस यूटिलाइज हो रहा है। तो आप समझ ही रहे हैं कि हम प्रीफरेंस किसको देंगे, कौन सी पैकिंग प्रीफर की जाएगी, जिसमें मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन हुआ है, जिसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है। और इफिशिएंसी ज़्यादा किसकी है, AB टाइप 2 डायमेंशनल पैकिंग की। हम अभी 2 डायमेंशनल पैकिंग में हैं, 3 डायमेंशनल पर तो अभी आया ही नहीं, अभी आए ही नहीं हम लोग 3 डायमेंशनल पैकिंग में। तो आपको इतनी बात समझा दिया है मैंने कि जब हम पैकिंग करते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग और भी 1 डायमेंशनल लेयर्स को लेकर, तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं, 2 रास्ते हैं, 2 वेज हैं, हम उनको अरेंज कैसे करें। तो उसमें से एक तरीका मैंने सिखाया कि ऐसे एटम्स को, लेयर्स को ऐसे रखिए कि सारे लेयर्स के एटम एक दूसरे के जस्ट ऊपर पड़े, तो उस तरह से सारे के सारे लेयर्स आइडेंटिकल हो जाएंगे और हम उस पैकिंग को कहेंगे ए टाइप पैकिंग। और उस पैकिंग में देख लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसकी इफिशिएंसी 52% के आसपास होती है और इसमें जो कोऑर्डिनेटिंग एटम्स को मिलाया है तो बना है कि स्क्वायर, इसलिए इसका नाम स्क्वायर पैकिंग रख दिया, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक वैसे ही मैंने कहा कि अगर हम दूसरा रास्ता चुनते हैं जिसमें एक लेयर का आइटम दूसरे लेयर के डिप्रेशंस में है, मतलब गैप जो बन रहा था उस डिप्रेशंस में है, तब हमारा जो पहला लेयर है वो तीसरे लेयर के आइडेंटिकल होता है और इस पैकिंग को हम कहते हैं AB टाइप पैकिंग, क्योंकि हर एक लेयर के बाद अल्टरनेट में वो आइडेंटिकल लेयर से अपीयर हो जाएंगे। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है और इसका सारे कोऑर्डिनेटिंग आइटम्स को मिलाने से हमको एक हेक्सागोन मिलता है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसकी इफिशिएंसी 74% होती है। तो इतनी सारी बात आपने समझ लिया है कि ये 2 डायमेंशनल पैकिंग की कहानी है। अब इसी के आधार पर हमको 3 डायमेंशनल पैकिंग करनी है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। आपको बता दूं मैं कि जो भी पैकिंग हम करेंगे उसमें कुछ कॉमन बातें हैं जो जानते हैं। जैसे हम अगर करेंगे तो उसका नाम क्या होगा उस पैकिंग का, पहली बात।
दूसरी बात, उसमें एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तीसरी बात, उसमें जो वॉइड बनेंगे वो कैसे वॉइड्स बनेंगे, उन वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। फिर चौथी बात कि उस पैकिंग का नाम क्या देंगे। नाम हम देते हैं यूनिट सेल के आधार पर, कि यूनिट सेल जैसा बनेगा उसका नाम वैसा ही देंगे। पांचवी बात कि उसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी। तो इतनी सारी बातें हमको किसी भी पैकिंग के बारे में जानना होता है। अब हमको करना है 3 डायमेंशनल पैकिंग, जो कि हमारा एम है, हमारा मकसद यही है। हम चाहते हैं पढ़ना 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग। आज 3 डायमेंशनल पैकिंग का केवल एक बैकग्राउंड तैयार कर पाऊंगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल पैकिंग को विजुअलाइज कराना थोड़ी टेढ़ी खीर है। इसको थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना होगा समझने के लिए, और मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। 3 डायमेंशनल व्यू को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको मैं थोड़ा सा कंप्यूटर के ग्राफिक्स का भी कुछ इस्तेमाल करूँगा, इसमें डालूँगा, आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल पैकिंग हमें करनी है। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग का मतलब हुआ कि मेनी 2 डायमेंशनल लेयर्स, बहुत सारे 2 डायमेंशनल लेयर्स ले लो। लेयर्स आर प्लेस्ड वन above another, one above another to get 3-dimensional पैकिंग। तो हमारे पास 2 तरह का 2 डायमेंशनल लेयर्स हैं। अभी जस्ट आपने देखा है कि हमारे पास 2 तरह के 2 डायमेंशनल लेयर्स हैं। पहला ए टाइप लेयर है और दूसरा ए बी टाइप लेयर है। तो हम पहले ए बी लेयर टाइप्स लेकर और पैकिंग करना चाहते हैं। 3 डायमेंशनल पैकिंग हम करना चाहते हैं, लेकिन कौन सा 2 डायमेंशनल लेयर लेंगे? ए बी टाइप लेयर लेंगे। तो खैर हम ये बात लिख देते हैं। पहला 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग using 2 डायमेंशनल ए बी टाइप लेयर्स। हमें लेयर कौन सा लेना है? ये जो 2 डायमेंशनल जिसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिला था, हमने वही लेयर लेना है 2 डायमेंशनल, और उसकी मदद से हमको 3 डायमेंशनल पैकिंग करनी है। मैंने बता दिया आपको कि बहुत सारे 2 डायमेंशनल लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर हम अरेंज करते जाएंगे और एक बड़ा सा 3 डायमेंशनल पैकिंग हमको मिल जाएगा। तो हमें लेना है 2 डायमेंशनल ए बी टाइप लेयर्स। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, कोशिश करता हूँ। इतना बड़ा बनाने का मेन मकसद है कि आपको विजुअलाइज करा पाऊँ। ये सारे के सारे एटम्स हैं, शुरू में बता दिया था आपको कि ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं।
कुछ स्फीयर थोड़े टेढ़े मेढ़े हुए, कोई बात नहीं, आप समझिए कि वो टेढ़े मेढ़े नहीं है। ये है पहला लेयर, हम इसको कह रहे हैं कि यह है पहला लेयर, यह है लेयर ए। ठीक बात है, लेयर ए है, ये फर्स्ट लेयर है। इसके ऊपर हमको दूसरा लेयर रखना है, तीसरा लेयर रखना है, चौथा लेयर रखना है। तो इस लेयर में हम आपको ये समझा देना चाहते हैं कि जो खाली जगह है हम उसको डेजिग्नेट कर देते हैं, खाली जगहों को। ये y है, वॉइड y, और ये सब x है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि x और y में बताइए कि क्या फ़र्क है। तो देखिए फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। हम यहाँ लिखेंगे इन लेयर A two types of voids are there। दो तरह के voids हैं। कौन कौन है? X। तो देखिए X ऐसा ट्रायंगुलर void है जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ है। देखिए तो X एक ऐसा ट्रायंगुलर void है जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ voids X का मतलब कि ट्रायंगुलर voids having अपवर्ड वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स जो है ऊपर की तरफ। और दूसरा voids y, यह भी ट्रायंगुलर void है। ट्रायंगुलर voids having the downward vertex, जिसका वर्टेक्स जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। देख लीजिए ना, जितने भी voids y हैं उनका वर्टेक्स नीचे की तरफ है। हमारे पास दो voids हैं लेयर A में। अब इसके ऊपर हम लेयर B रखना चाहते हैं। प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड लेयर, हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर डालना चाहते हैं। तो कैसे डालेंगे? तो बता दूं आपको कि इसके ऊपर सेकेंड लेयर डालने का हमारे पास दो वे हैं, दो वेज हैं हमारे पास। कौन कौन वेज हैं ये भी समझ लीजिए। There are two ways to place second layer। इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखने का हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, देखिए कहीं भी अगर हम पैकिंग करना चाहते हैं, जो खाली जगह होगा हम एटम्स को वहीं रखना चाहेंगे। पहला तरीका है कि हम सेकेंड लेयर को ऐसे रखें कि सेकेंड लेयर का एटम void X पर पड़े, सभी void X पर पड़े। ये हम लिख देना चाहते हैं। सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड over the first layer so that atoms of second layer
ऑक्यूपाई voids X। सेकेंड लेयर का एटम void X को ऑक्यूपाई कर ले, हम उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। सेकेंड लेयर के एटम्स को हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। देखिए, मैंने सेकेंड लेयर के एटम्स को अरेंज कर दिया है फर्स्ट लेयर के ऊपर। सेकेंड लेयर को मैंने फर्स्ट लेयर के ऊपर अरेंज कर दिया है। और उस अरेंजमेंट से आप देख लो, इस अरेंजमेंट में हमारे पास एक नया वॉइड डेवलप हुआ है, जेड। ये नया वॉइड डेवलप हुआ है। तो हुआ क्या है, ये बात मैं यहां लिख देना चाहता हूं। आफ्टर दिस voids X are occupied, void X जो है वो ऑक्यूपाइड हो गया, voids Z आर स्टिल अनऑक्यूपाइड। अभी भी void Z देखिए ना, सब void Z अभी भी खाली है। और void Z नहीं, Y एंड a new void Z is formed। एक नया void Z भी बन गया है। मतलब दूसरा लेयर रखने के बाद एक नया void Z भी अपीयर हो गया। कुल मिलाकर कहने का लब्बो लुआब ये है, फिर से हमारे पास दो voids हैं खाली, voids Z एंड voids Y। खैर, उस पर जाने से पहले हम आपको इन voids का नेचर बताना चाहते हैं। देखिए, ये जो voids X हैं, voids X एंड voids Z आर सराउंडेड बाई हाउ मेनी एटम्स। जरा गौर कीजिए, X के लिए 1 2 3 और एक ऊपर में है 4। X कितने एटम से घिरा हुआ है? 4, सराउंडेड बाई 4 एटम्स। ठीक वैसे ही void Z जो है वो भी 1 2 3 डॉटेड वाला और एक नीचे इसके नॉर्मल लाइन वाला, तो वो भी 4 एटम से घिरा हुआ है। तो हम कहेंगे इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। हेंस देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 लिख दिया मैंने, हम उसका क्रॉस सेक्शन काट के निकालना चाहते हैं बाहर। तो देखिए, हम X की ही बात करते हैं या Z की, किसी की भी बात कीजिए आप। सपोज कीजिए कि हम X की बात करते हैं। X के एक पोर्शन को काट कर मैं बाहर निकाल रहा हूँ। यही तो X था और इसके ऊपर से एक डॉटेड लाइन वाला आइटम्स है। ठीक है, यही बात तो है। इसको जरा और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। डॉटेड लाइन वाला को बाहर छोड़ दीजिए
ये सेंटर्स और इन सारे सेंटर्स को मिला दीजिए। देखिए तो मैंने मिला दिया इसको, शायद ये दिख नहीं रहा है, मैंने इसको मिला दिया। इसको कहीं से मिटा के लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं ठीक है यहीं लिख देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये वॉइड एक्स है, इसके ऊपर से एक डॉटेड लाइन वाला आइटम्स है, तो देख लीजिए 1 2 3 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसी को थोड़ा सा हम और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। डॉटेड लाइन वाले आइटम्स को थोड़ा सा ऊपर दिखा दीजिए और जो नॉर्मल लाइन वाले आइटम्स हैं उसको थोड़ा सा नीचे दिखा दीजिए, जो कि होगा ही, यही केस होगा। और इन सबों के सर्किल के सेंटर्स को मिला दीजिए, और जब आप मिलाइएगा तो आपको लगेगा असल में ये है क्या। देखिए ये जो शेप बना ये टेट्राहेड्रॉन मिला, टेट्राहेड्रॉन, और इसीलिए हेंस वॉइड्स एक्स एंड वॉइड्स जेड, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। हम उनको टेट्राहेड्रल वॉइड के नाम से जानेंगे। किनको? ये वॉइड एक्स और वॉइड जेड, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, हमने उनका नाम रखा है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम आपको y को काट कर बाहर निकाल कर दिखाना चाहते हैं। वॉइड y, चूँकि मेरे पास स्पेस कम है इसमें, इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा। वॉइड्स y, वॉइड्स y, जरा गौर कीजिए, ये जो वॉइड y है वो कितने आइटम से घिरा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। वॉइड्स y आर surrounded by 6 atoms। इसीलिए hence coordination number of वॉइड्स y 6 हो गया, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब हम उनको किस नाम से जानेंगे, इसके लिए जरा देखिए, वॉइड्स y को मैं काट कर बाहर निकालना चाहता हूं। देखिए यही तो है वॉइड्स y। इसको जरा सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए यही तो हुआ, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दिया है, यही तो बात हुई। अब मैं इन सभी के सेंटर्स को मिला देना चाहता हूं। देखिए ये ज्योमेट्री मिली हमको, और यह ज्योमेट्री कैसी है? ऑक्टाहेड्रॉन। वी गेट ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री, और यही कारण है हेंस वॉइड्स y आर known as octahedral voids। वॉइड्स y को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहा जाता है। तो मैंने अभी तक आपको ये समझाया है, इस 3 डायमेंशनल पैकिंग में
आप देख कर समझ गए होंगे कि ये इतना आसान नहीं होता है विजुअलाइज कराना। अभी तो मैंने 2 ही लेयर्स रखे इसके ऊपर, तीसरा लेयर बाकी है, चौथा लेयर बाकी है, वो बहुत बड़ी कहानी होगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर 2 लेयर मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ तो तीसरा और चौथा लेयर भी समझा पाऊँगा, उसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा इसको, और अगले वीडियो में मैं फिर से शुरू करूंगा। ये तो मैंने बना दिया, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर तीसरा लेयर रखना है, उसके ऊपर चौथा लेयर रखना है, मुझे ये फिर से बनाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि इसको मैं एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए। तो अभी आप थोड़े से माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको किस हद तक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और अपने आप को उसमें फिट बनाइए, उसके लायक बनाइए। मैं आपको यहीं छोड़ रहा हूँ आज। और एक बार मैंने कहा कि अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन देना ना भूलें। और आप लाइक बटन देने और सब्सक्राइब करने से आप अगर लाइक भी करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाता है कि आपने ये जो वीडियो लाइक किया था उसमें एक नया वीडियो ऐड किया गया जिस चैनल को आपने लाइक किया था। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्लासेस हैं उसको सिंप्लीफाई वे में आपके पास रखूं, आपको समझा पाऊं, आप तक प्रेषित कर पाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, वॉइड्स, 2 तरह के वॉइड्स होते हैं, बहुत चर्चा होती है वॉइड्स की, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉइड्स। इस पर तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर कौन है, टेट्राहेड्रल वॉइड पे कौन है, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये सारी बातें बहुत कॉमन सवाल है, इससे आते हैं, ये टॉपिक बहुत कॉमन है। तो इन सबों को समझने के लिए आपको इसको खूब अच्छे से समझना है। और NCERT बुक में पढ़िए, ABC मॉडर्न ABC में भी पढ़िए, तो आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ मैंने कोशिश किया है सब कुछ डायग्रामेटिकली दिखाने की। और अगले दिन अगले वीडियो में मैं इस पर तीसरा लेयर रखने वाला हूँ, और तब और मज़ा आएगा, आपको और बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। धन्यवाद।